बघायचे.
चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज आपका मास्टर क्लास है। किस टॉपिक पे है दीपक? भूमिपुत्र की अवधारणा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल। एक सवा घंटे का एक टॉपिक चलेगा, उसके बाद 10-15 मिनट का ब्रेक होगा, उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोग करेंगे। मतलब 1.25 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। तो जो पहला टॉपिक है, भूमिपुत्र की अवधारणा, इसी से शुरू करते हैं। ये जो टॉपिक है भूमिपुत्र की अवधारणा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सन ऑफ सॉइल। तो इसमें हम लोग सबसे पहले यही देखेंगे कि वर्तमान संदर्भ में क्यों चर्चा हो रही है। एक बड़ा टॉपिक बन के उभरा है भूमिपुत्र की अवधारणा। पहले हम लोग एक बस छोटे से पैराग्राफ में पढ़ लिया करते थे, है ना। लेकिन इस पे अब बड़े बड़े आर्टिकल्स आ रहे हैं, इसलिए सोचा कि इसको मैं डिस्कस करूं। उसके बाद राष्ट्रवाद क्या होता है, क्षेत्रवाद क्या है, और इसी क्षेत्रवाद के जो विभिन्न स्वरूप उत्पन्न होते हैं उसी में से एक क्या है स्वरूप? भूमिपुत्र की अवधारणा। तो आज का टॉपिक क्षेत्रवाद पे है ज्यादा फोकस, या भूमिपुत्र की अवधारणा पे? भूमिपुत्र की अवधारणा। तो ये ध्यान रखिएगा, क्षेत्रवाद जो है बहुत पढ़ाएंगे डिस्कस करेंगे, लेकिन हम लोग का मेन फोकस है भूमिपुत्र की अवधारणा। माफ कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि उपराष्ट्रवाद, ये क्षेत्रवाद से ही संबंधित है। उपराष्ट्रवाद, इसको हम लोग देखेंगे सब नेशनलिज्म। इन जनरल बहुत बार दोनों को समानार्थी शब्दों में, अर्थों में उपयोग किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो उपराष्ट्रवाद की जो जड़ है, या इसको क्षेत्रवाद का जो आप कारण पढ़ते हैं, जड़ पढ़ते हैं, उसी संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद आके हम लोग प्रारंभ करेंगे सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट। सन ऑफ सॉइल यहाँ पे क्या होता है, किस कारण से, एक तो थोड़ा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी देखेंगे, और किस कारण से सन ऑफ सॉइल की अवधारणा उभर के सामने आती है, इसका राजनीतिक सामाजिक परिप्रेक्ष्य में क्या प्रभाव पड़ता है। अपने आप में अच्छा चीज नहीं है सन ऑफ सॉइल का कॉन्सेप्ट, भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों के खिलाफ जाता है ना। उसके बाद इस चुनौतियों का, इस जो प्रॉब्लम है, इसका समाधान कैसे हो, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है? बहुत जोर से बोलो यस सर। सोशल जस्टिस का पार्ट है? सोशल जस्टिस में किस टॉपिक का पार्ट है? कहां से? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, कौन से संवेदनशील वर्ग? सोसाइटी, जीएस पेपर 1, इसलिए हम बोलते हैं सिलेबस लिखो, बार बार देखो। सोसाइटी से संबंधित है। क्या है उसमें? राष्ट्रवाद, क्षेत्रवाद, ये सब पढ़ना है आपको। टॉपिक लिखा हुआ है क्षेत्रवाद, है ना। तो आपको वो पढ़ना है सोसाइटी में, जीएस पेपर 1 में। तो ये सोसाइटी का है। यूनिवर्सल हेल्थ केयर वो सोशल जस्टिस का है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव संसाधन से संबंधित विषय, तो वहां आपको जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस का है। लेकिन ये तो किसका है? सोसाइटी का है। ठीक है। वैसे इसकी जो पृष्ठभूमि और ये सब है, ये स्वतंत्रता के बाद भारत का जो सिलेबस है ना, उसमें भी ये पूछ सकता है, क्योंकि वहां सेग्रीगेशन तो होता नहीं है कि भाई ये लीजिए वर्ल्ड हिस्ट्री, ये लीजिए, ऐसा तो लिखा नहीं होता है। 1 से 20 क्वेश्चन होते हैं। हाँ, तो पे 1 में आएगा। देखो, मूल रूप से 1 में आएगा। मूल रूप से भूमिपुत्र का जो कॉन्सेप्ट है 1 में है। अगर 2 में पूछेगा तो आप झगड़ा नहीं कर सकते। बहुत बार सोशल जस्टिस का सवाल जस का तस 1 में पूछ देता है ना। चलिए, तो वर्तमान संदर्भ पहले देखेंगे
क्यों चर्चा में है? तो कुछ राज्य जैसे हरियाणा में हुआ कि जो हरियाणा के लोकल लोग, हरियाणा के निवासी हैं, उनको प्राइवेट सेक्टर में जॉब में 75% रिजर्वेशन कर दिया गया। यही चीज कर्नाटका में बात चल रहा है, उसे हरियाणा वाला तो न्यायालय में खारिज हो गया। कर्नाटका में बात चल रहा है, डिमांड ये महाराष्ट्र में हमेशा से रहा है, पश्चिम बंगाल में आवाज उठ रहा है, आपको असम में हमेशा से ये मुद्दा रहा है कि भाई लोकल लोगों को रिसोर्स पे पहला अधिकार होना चाहिए। याद रखिए यहाँ पे काफी इसमें आपको मैगजीन में भी इस पे डिस्कस किया गया है, मंथली मैगजीन में और न्यूज़पेपर में तो आता रहता है। पहले हम लोग राष्ट्रवाद और क्षेत्रीयता को समझ लें, रीजनलिज्म को समझ लें। राष्ट्रवाद क्या होता है बताइए? एक भावनात्मक, बहुत अच्छा पॉइंट, भावनात्मक संबंध बोले हो। एक राजनीतिक, पहले ही बात तो एक राजनीतिक विचारधारा है जिसमें किसी भी आधार पे, चाहे भाषा के आधार पे, चाहे वो संस्कृति के आधार पे, भौगोलिक अवस्थिति के आधार पे, कोई जो राष्ट्र, कोई राज्य, राज्य का मतलब यहाँ स्टेट, बिहार यूपी से मत समझना, पॉलिटिकल जो एंटिटी बोलते हैं, राज्य या कोई देश के लोग आपस में कनेक्टेड महसूस करते हैं, यही राष्ट्रवाद की भावना है। जिसमें एक होता है, एक पहचान की बात आती है, नेशनल आइडेंटिटी की बात आती है कि सभी लोग एक पहचान के साथ अपने आप को जोड़ते हैं, वो अपने राष्ट्र के हित में काम करने के लिए क्या करते हैं, जो कॉन्सेप्ट है उसको समर्थन करता है, राष्ट्र हित में काम करने को समर्थन करता है। तो जब आप एक देश के लेवल पे देखिएगा तो एक देशभक्ति की भावना भी उसमें होती है। राष्ट्रवाद अपने आप में खराब कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन जब ये एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाता है, एक तो देखिए ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ाता है कि नहीं, लेकिन जब राष्ट्रवाद एक्सट्रीम फॉर्म में चला जाता है तो दूसरे, ऐसे देखिए, ऐसे राष्ट्रवाद है कि अपने देश का एक ही पहचान है, पूरे देश में एकता होनी चाहिए, देश को आगे बढ़ाना है, देशभक्ति की भावना है, तब तक ठीक है। लेकिन ये अब अगर ऐसा राष्ट्रवाद हो कि नहीं, पाकिस्तान को खत्म करके ही हम आगे बढ़ेंगे, वो सही नहीं। बांग्लादेश को खत्म करके ही, श्रीलंका को खत्म करके ही हम आगे बढ़ेंगे, वो राष्ट्रवाद सही नहीं है। क्या ऐसा राष्ट्रवाद कभी रहा है? द्वितीय विश्व युद्ध में तो यही राष्ट्रवाद था, है ना? उसको हाइपर नेशनलिज्म बोलते हैं कि मतलब जैसे कि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में जब राष्ट्रवाद, जो भी कॉन्सेप्ट है राष्ट्रवाद का, तो उसमें इंडिया के अगेंस्ट वाला राष्ट्रवाद है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया का अगर अस्तित्व है तो पाकिस्तान की आइडेंटिटी ढंग से नहीं बच पाएगी, ऐसा राष्ट्रवाद है। क्यों ऐसा, क्यों राष्ट्रवाद है पाकिस्तान का, बताइए भाई। फिलोसफिकल एंगल पे हम लोग बात कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो राष्ट्रवाद है उसमें क्या है कि ये जो धार्मिक, अगर सिर्फ धार्मिक लोग हैं, जैसे कि इस्लाम के नाम पे बना है पाकिस्तान, तो ऐसे आज ईरान भी इस्लाम के नाम पे है ना भाई, इस्लामिक कंट्री है। सऊदी अरब भी इस्लाम के नाम पे है। तो क्या वो इंडिया के अस्तित्व को समाप्त करना चाहते हैं? हाँ बताइए। जब, इसलिए पढ़ना चाहिए आपको सोसाइटी, और खासकर हिस्ट्री में बिपिन चंद्रा पढ़ना चाहिए, जो सांप्रदायिकता के चलन बताया गया। तो वहां का जो पाकिस्तान का जो अस्तित्व में आया, उसके पीछे फिलॉसफी कौन सी है? टू नेशन थ्योरी। कौन सा फिलॉसफी है? टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी क्या कहता है? नहीं, भाषा तो है ही नहीं। ये टू नेशन थ्योरी क्या कहता है कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें मूल रूप से जो हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राष्ट्र हैं, और दोनों के हित विपरीत हैं, साथ में नहीं रह सकते हैं।
इसी आधार पे पाकिस्तान अपना मुस्लिम देश बनाया, इस्लामिक कंट्री बनाया। क्यों? हिंदू के साथ नहीं रहे, वो इंडिया को हिंदू मानता है ना। वो हिंदू और मुस्लिम साथ नहीं रह सकते, दोनों के हित क्या हैं? अलग अलग हैं। समझ रहे हो बात? लेकिन जब भारत का जो स्थापना हुआ, मतलब आजादी के बाद, भारत तो हमेशा से रहा है, लेकिन जो स्थापना हो उसके पीछे फिलॉसफी क्या है? आप कहां से दिखेगा आपको फिलॉसफी? संविधान से दिखेगा। कौन सा? हम लोग टू नेशन थ्योरी एक्सेप्ट किए अपनी नया भारत बनाने में? हाँ? नहीं, यहां में हम लोग विविधता में एकता, सेकुलरिज्म को अपना फिलॉसफी अपनाए। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यहां राष्ट्रवाद मुझे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, लेकिन एक चीज बता दें, पाकिस्तान के फिलॉसफी के हिसाब से बिहारी हिंदू और बिहारी मुस्लिम दोनों के हित अलग अलग है, दोनों साथ नहीं रह सकते। लेकिन इंडियन फिलॉसफी के हिसाब से चाहे तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी लिंग, किसी भी जाति, किसी भाषा का हो, साथ में रह सकते हो, है ना। समझ रहे हैं हमारी बात? तो जो कि पाकिस्तान का स्थापना ही हुआ है टू नेशन थ्योरी पे, तो आगे इसलिए प्रॉब्लम उनके यहाँ बहुत फेस करना पड़ रहा है। आप हिंदू से तो अलग हो गए, अब वो आपस में ही विवाद कर रहे हैं कि हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं तो हम ओरिजिनल मुस्लिम हैं। चूंकि स्थापना में दिक्कत है, इसलिए वो पाकिस्तान के अस्तित्व में हमेशा चुनौती बना रहेगा। समझ गए बात? तो राष्ट्रवाद जब उग्र राष्ट्रवाद होता है तब गलत है, लेकिन इन जनरल ठीक है। अब क्षेत्रीयता की बात करते हैं। ये क्षेत्रीयता क्या है? एक देश के विशेष क्षेत्र के भीतर लोगों का किसी भी आधार पे जो एक राजनीतिक जुड़ाव का जो महसूस करते हैं, चाहे वो भाषा के आधार पे हो या भौगोलिक स्थिति के आधार पे हो, लेकिन ध्यान रखना है कि वो अपने राष्ट्र से ज्यादा अपने क्षेत्र के प्रति समर्पित होते हैं। ये भावना ज्यादा तीव्र होता है, इसी को क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद बोलते हैं। ठीक है। अब बताइए, जो राष्ट्रवाद है और क्षेत्रवाद, एक्चुअली में आप देखिएगा, एक तरफ नेशनल यूनिटी को ये बढ़ाता है ना, और क्षेत्रवाद स्वयं हित, दूसरे के खिलाफ स्वयं हित को बढ़ाता है। समझ रहे बात? देश के ऊपर किसको रखता है? बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है अगर मैं ऐसा बोलूं कि क्षेत्रवाद बहुत निगेटिव है, क्योंकि राष्ट्र के खिलाफ जाके क्षेत्र को, अपने क्षेत्र के हित को बढ़ावा देता है। क्या सही स्टेटमेंट है क्या? मैं जानबूझ के गलत बोला हूं, क्या गलती है इसमें बताइए? तो क्या देता है बताइए? हम्म। देखिए, क्षेत्र, कोई एक देश के भीतर कहीं पे राष्ट्रवाद हो अपने देश के लिए, है ना, इसका कतई मतलब नहीं है कि उस देश में क्षेत्रवाद नहीं हो। क्षेत्रवाद अपने आप में, जैसे राष्ट्रवाद अपने आप में खराब कॉन्सेप्ट नहीं है, उसका कौन सा स्वरूप खराब है? जब दूसरे के खिलाफ अपना राष्ट्रवाद रखते हो। ध्यान, मेरी बात समझ पा रहे हो? क्षेत्रवाद अपने आप में खराब कॉन्सेप्ट नहीं है, अपने क्षेत्र का हित कोई ऊपर करना चाहता है। जैसे मेरा बड़ा सपना है कि अपने गांव में हाई स्कूल नहीं है, तो मुझे अपने गांव में हाई स्कूल खोलना है ताकि वहां उस क्षेत्र के बच्चे पढ़ सकें, वो क्षेत्र ऊपर जा सके। एक बेसिक क्षेत्र अपने गांव के प्रति लगाव है, तो क्या ये खराब कॉन्सेप्ट है? कोई पूछ सकता है सर अपना ही गांव क्यों देख रहे हैं? बंगाल का भी कोई गांव देख लीजिए, यूपी का गांव देख लीजिए, आप समझ पा रहे हैं? लेकिन मेरा जो लगाव है, मेरा जो जन्मभूमि है वहां से है, तो अपने आप वो रिश्ता रहेगा, उसको तोड़ नहीं सकते। मेरी बात समझ पा रहे हो? लेकिन क्षेत्रवाद का हम लोग आगे देखेंगे, अनेक स्वरूप आते हैं, जिसमें कुछ स्वरूप तो ठीक है, कुछ स्वरूप दिक्कत वाला बात है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब ये जो क्षेत्रवाद है,
इसके स्वरूप पे बात करते हैं, कैसा क्षेत्रवाद आपको देखने को मिलता है। एक तो क्षेत्रवाद देखने को मिलेगा कि एक ही राज्य में विशेष वो मिले, मतलब स्वायत्ता मिले। एक ही राज्य में क्या मिले? विशेष स्वायत्ता मिले। मतलब राज्य से अलग हटने की बात नहीं करता है। उसका कहना है कि भाई राज्य में हमारे क्षेत्र में ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है या मेरी संस्कृति अलग है, तो क्या बोलता है कि हमको विशेष स्वायत्ता मिले, कुछ विशेष प्रिविलेज मिले। जैसे पहले जम्मू कश्मीर राज्य में लद्दाख तो यूटी का डिमांड कर रहा था, है ना, लेकिन जम्मू अपना विशेष कुछ प्रिविलेज मांग रहा था। समझ पा रहे हैं? जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू अलग हटने की मांग नहीं कर। एक दूसरा स्वरूप आपको मिलेगा क्षेत्रवाद का कि राज्य से अलग हटके अपना एक राज्य बनाए, है ना। जैसे विदर्भ क्या बोलता है कि भाई पूरे हम सबसे ज्यादा हमको वंचित किया गया है, जितने संसाधन है सब मुंबई और कोंकण एरिया का क्षेत्र ले लेता है, हमको एक अलग राज्य बना दो। जबकि मराठी भाषी हैं। उत्तराखंड यही बोला तो उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हो गया, झारखंड बिहार से अलग हो गया। हुआ कि नहीं? अरे बोलो। तो एक स्वरूप यह है कि एक ही राज्य में फिर राज्य से अलग हट के हम नया राज्य बनाए, क्षेत्रवाद का वो भी स्वरूप। ये भी स्वरूप हो सकता है क्षेत्रवाद का कि विभिन्न राज्यों से क्षेत्र काट के एक अलग राज्य बनाए, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में यूपी और मध्य प्रदेश दोनों के क्षेत्र हैं, कुछ राजस्थान का भी क्षेत्र है, ठीक है। एक स्वरूप और क्या होता है कि कुछ राज्य आपस में मिल गए और सरकार के किसी के केंद्रीय सत्ता के किसी नीति के खिलाफ एकजुट होकर वहां पे माहौल बन गया है। जैसे हिंदी भाषा के इम्पोजिशन कि भाई हिंदी भाषा को राजभाषा तो बनाया गया, लेकिन इंग्लिश को जो हटाने की बात थी 15 साल बाद, उसको जब हटाए जाने की बात चली तो पूरा दक्षिण भारतीय राज्य एक साथ हो गए। लीड नो डाउट तमिलनाडु कर रहा था, तो पूरा दक्षिण भारतीय राज्य में एक क्षेत्रवाद का केंद्र सरकार के खिलाफ था। या हिंदी भाषा के इम्पोजिशन के खिलाफ हमेशा रहता है कि नहीं? अरे बोलिए। वही एक इसको बोलते हैं सुप्रा रीजनलिज्म। क्या बोलते हैं? सुप्रा रीजनलिज्म। वही जबकि तमिलनाडु और कर्नाटक आपस में खूब झगड़ता है। किस बात पे? न पानी को लेके, कावेरी जल। वो भी क्षेत्रवाद का एक कारण है, जो कारण में हम लोग जाएंगे वो भी कारण। अभी स्वरूप देख रहे हैं, दो राज्यों के बीच भी आपस में जो संघर्ष होता है वो भी क्या है? क्षेत्रवाद का रूप है। कर्नाटक राज्य का अपना और तमिलनाडु का राज्य का अपना, लेकिन जब हिंदी की बात आए तो दोनों साथ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? एक क्षेत्रवाद का रूप होता है जो कोई अगर क्षेत्र यूटी है, क्या है? यूटी है, उसको राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन होता है, वहां क्षेत्रवाद होता है। ऐसा है क्या? दिल्ली में भी राज्य बनाने की मांग चलती है कि नहीं? हाँ बोलिए। वहां पे तो देखिए क्षेत्रवाद नहीं, वहां नस्लीय हिंसा चल रही है और एक बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है जिसमें कुछ नागा समूह अपना, आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा आपने चर्चा किया, अगला पॉइंट वही है कि देश से अलग देश बनाने की मांग है। सक्सेशनिस्ट उसका टेंडेंसी होता है, अलग राष्ट्र बनाने की मांग, अलग देश से पृथक होने की मांग होती है। अभी तक पृथक होने की मांग पे हम लोग नहीं पहुंचे हैं, सबसे खतरनाक वही है। अब जैसे जम्मू कश्मीर अभी क्या है? राज्य है, यूटी है। अब वहां पे खूब डिमांड चल रहा है, क्या बनाना है? राज्य। तो एक प्रकार का क्षेत्रवाद है, राज्य बनाने के लिए एकजुट है जम्मू कश्मीर के लोग। केंद्र भी बोला है कि हाँ बना देंगे, है ना। कभी और कोई एग्जांपल बताओ, यूटी वाला, और कोई दिल्ली वाला भी हो गया, और कोई एग्जांपल? पहले हिमाचल प्रदेश को जब इससे अलग किया गया पंजाब से, तो यूटी बनाया गया।
फिर राज्य बनाने के लिए वहां पे डिमांड चला, आंदोलन चला। और कोई एग्जांपल है आपके पास? नेफा बोलते थे इसको, और ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी यही था, पहले यूटी था, बाद में क्या बनाया गया? राज्य बनाया गया। तो ये भी एक प्रकार का स्वरूप होता है क्षेत्रवाद का। इसमें कोई बुराई है क्या? इस स्वरूप में कोई बुराई नहीं है भाई, यूटी में डिमांड है, राज्य बना दो, राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या है, जब नकारात्मक वाला हम पक्ष देखेंगे तो देखेंगे भूमि पुत्र की अवधारणा। जहां कोई राज्य में डिमांड होता है कि उस राज्य के संसाधन पे एकमात्र नहीं, याद रखो, एकमात्र नहीं, पहला हक, एकमात्र पहला में अंतर है, पहला हक वहां के मूल निवासियों का हो, उस भाषा के बोलने वाले लोगों का हो, उसके बाद जो बचेगा उसमें जो बाहर से लोग आए। नहीं, पहला हक किसका है? वहां के मूल निवासी। वही डिस्कस ही करना है आज, तो अभी उसको वहीं छोड़ते हैं। एक और क्या स्वरूप आपको मिलता है कि भैया इंडिया से हमको अलग होना है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर में कुछ आंदोलन चलता था कि नहीं, खालिस्तान मूवमेंट, इधर नागा मूवमेंट, जिसमें इसाक मुया ग्रुप क्या बोलता है कि हमको अलग होना है भारत से। यहाँ पे पहले जो उल्फा असम को अलग करने की बात करता था, है ना। तो ये सब क्या है कि वहां वो भी एक क्षेत्रवाद का प्रकार है, लेकिन देश की एकता अखंडता के लिए नकारात्मक है। भूमि पुत्र की अवधारणा और ये, ठीक है। तो क्षेत्र, और जब भी क्षेत्रवाद आता है तो एक प्रकार का उसमें उपराष्ट्रवाद लोगों के मन में विचारधारा आ जाती है। उपराष्ट्रवाद जो विचारधारा आती है मन में, वही जिसको सब नेशनलिज्म बोलते हैं, है ना। जैसे तमिलनाडु नहीं कहता कि अब देश से अलग होना है, लेकिन वहां एक उपराष्ट्रवाद की भावना है, तमिल नेशनलिज्म की भावना है, ठीक है। अब बताइए इसके क्या क्या उपराष्ट्रवाद या इसकी जड़ें, मतलब जो रीजनलिज्म है, उसके क्या कारण है, भारत में क्या कारण है, कहां से आप कुछ हिस्टोरिकल बताइए पर्सपेक्टिव, क्या कारण हो सकते हैं रीजनलिज्म के? संसाधनों का असमान वितरण, तो संसाधन का असमान वितरण, इसको एक्सप्लेन करो। उत्पन्न हुआ। और बताइए, और बताइए। इसका जड़, मेन चीज बताओ। विशेष राज्य की या मांग, या अलग राज्य की मांग। मुख्य रूप से आप देखिएगा, पहले हमेशा ऐतिहासिक कारण पे जाइए, जिसका ऐतिहासिक कारण में आपका जो आपका अंग्रेज औपनिवेशिक कारण है, अंग्रेज कुछ नहीं देखे कि भैया कौन इतनी, जबकि भारत उस समय भी दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश था। अपनी सुविधा के अनुसार से शोषण करना है, कोई भाषा कोई संस्कृति कुछ नहीं, तुम इतना बड़ा क्षेत्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आ जाओ, उसमें गुजरात भी है, गुजराती बोलने वाले भी हैं, मराठी बोलने वाले भी हैं, कुछ मध्य प्रदेश के एरिया का भी लोग हैं, हिंदी बोलने वाले भी हैं, है ना, कुछ कर्नाटक के कन्नड़ बोलने वाले भी हैं, सबको एक साथ जोड़ दिया। उसी प्रकार से आपको मद्रास प्रेसिडेंसी में आ जाओ, तमिल बोलने वाले, कन्नड़ बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, है ना, लोग हैं, उनको एक साथ कर दिया। उसी प्रकार से बंगाल आप देखते हैं, सबको तो अपनी सुविधा के हिसाब से किया। जैसे ही भारत को आज़ादी मिली, और उस समय भी आज़ादी के पहले भी जो स्वतंत्रता आंदोलन में जो क्षेत्रीय स्तर पे आंदोलन हुआ, उसमें भाषा सबसे प्रमुख मुद्दा था, और कांग्रेस ने उसको सपोर्ट किया, कोई बुराई नहीं है,
क्योंकि इतना ज्यादा भाषा बोलने वाले लोग, अब जैसे तमिल और तेलुगु, तो हमेशा आरोप लगता था कि तमिल भाषी को प्रेफरेंस मिलता है, सत्ता में हमेशा वही रहते हैं। तो ये आजादी के पहले से चल रहा था। आजादी मिला, भाषा के आधार पे डिमांड चला कि भाई बनाया जाए। आपको पता है रामोलू जी जो कांग्रेस के थे, उनका देहांत हो गया है ना, आमरण अनशन करते हुए 53 में आंध्र प्रदेश बनाया गया। जैसे ही आंध्र प्रदेश बना, और बचे हुए जगह से आंदोलन शुरू हो गया कि हमको भी भाषा के आधार पे बनाओ। वही कांग्रेस जो आजादी के पहले वादा किया था कि हम बनाएंगे, लेकिन आजादी के बाद डर लग रहा था कि भाई उस आजादी के पहले तो एक ही सब लोग, चाहे कोई भी डिमांड हो, किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? अंग्रेज के खिलाफ। तो कम से कम एकजुट करने में अंग्रेज तो थे, है ना, चाहे किसी भी आधार पे हो। लेकिन अब तो अंग्रेज जा चुके हैं, और डर था कि अगर भाषा के आधार पे हम बना दें तो क्या हो जाएगा, भाई अलगाववाद ना हो जाए देश पे। और आपको पता है ये सब कहानी कि भाई उसमें कमिटी बनी, JVP कमिटी बनी, सबने उसको नकार दिया, आंदोलन और तेज हुआ। फिर कौन सा आयोग आया? फजल अली आयोग की स्थापना हुई, और उन्होंने क्या निष्कर्ष दिया कि बिल्कुल भाषा के आधार पे आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और काफी उन्होंने अच्छा सजेशन दिया। जरूरी नहीं है कि एक भाषा एक राज्य का कॉन्सेप्ट उन्होंने नकार दिया, लेकिन भाषा के आधार पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रशासनिक सुविधा मिलेगी। फिर भी अंदर से तो डर था ही, नया नया देश। लेकिन क्या हुआ, उसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो भाषा के आधार पे, मतलब रजनी कोठारी एक बहुत बड़े राजनीतिक चिंतक हुए भारत में। उनका कहना है, रजनी कोठारी का, कि भाषा के आधार पे जो राज्य का गठन हुआ, इसने देश की एकता को बढ़ाया। कैसे भाई? तो जो किसी राज्य में उस भाषा को बोलने वाले जो बहुसंख्यक हैं, 90%, 95% लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका गुस्सा शांत हो गया। उनका डिमांड, जब डिमांड पूरा होगा तो शांत होगा कि नहीं गुस्सा? तो डिमांड पूरा हुआ, शांत हो गया। तो भाषा के आधार पर राज्य का गठन ने देश को एकजुट किया है ना। तो वो क्षेत्रवाद जो ऐतिहासिक आपको पूरा पृष्ठभूमि बताए, तो ये औपनिवेशिक काल से ही चल रहा था। इसके अलावा ऐसे भी भारत बहुत बड़ा देश है, दुनिया में सबसे अधिक विविधता है, चाहे भौगोलिक हो या फिर सांस्कृतिक हो, भाषाई विविधता। कितना भी तुम छोटा राज्य कर दो, अलग क्षेत्र में अलग बोलने वाला मिल ही जाएगा। क्या है मुहावरा, क्या है? कोस कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी। अब सबको तो लगता है कि बिहार जो है सब हिंदी बोलता है। बिहार आ जाइए। मेरी मातृभाषा अभी तक हमको लगता था, बच्चे थे तो लगता था कि हिंदी है, बाद में मालूम चला नहीं मैथिली है। अब मालूम चल रहा है कि नहीं, वज्जिका है। मैथिली का ही एक रूप है वज्जिका। हम मैथिली बोलते थे, और तब मुझे मालूम चला जब शुद्ध मैथिली बोलने वाले मधुबनी वाले क्षेत्र वालों से बात किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, क्या बोल रहे, कुछ नहीं समझ में आ रहा। इतना शुद्ध मैथिली मधुबनी क्षेत्र में। और वही अगर पश्चिम में चले गए तो ऐसा ऐसा भोजपुरी का रूप मिलता है ना, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इतना ज्यादा भाषाई विविधता है। तो वही अब देखिए बिहार में ही मिथिला राज्य का डिमांड चल रहा है। उसका स्लोगन है, भीख नहीं अधिकार चाहिए, हमरा मिथिला राज चाहिए, है ना। तो मिथिला राज का मजेदार बात क्या है कि इस मिथिला राज के, इसमें तो नहीं शो किया हुआ है, जो मिथिला राज संघर्ष समिति है, कमिटी है, वो डिमांड में नेपाल का भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट मिला लेता है। ये भी क्षेत्रवाद है ना। तो कितना भी आप कल को मिथिला राज्य भी बन जाए, उसमें भी फिर क्षेत्रवाद एक कि नहीं, दरभंगा का क्षेत्र ज्यादा उन्नत है, हम लोग ज्यादा पीछे हैं, सही बात। तो ये चलता रहेगा। क्षेत्रवाद की भावना मैं आपको यही दिखाना चाहता हूं कि भारत जैसे देश में तो होना ही है, कोई बुराई नहीं। ठीक है। उसके बाद ऐतिहासिक, उसके बाद और क्या कारण है बताइए। हाँ, जो मैंने आपको बोला
कि भौगोलिक विविधता के कारण, भौगोलिक विविधता के कारण खूब सारा सांस्कृतिक विविधता है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। भौगोलिक विविधता के कारण खूब सारा सांस्कृतिक विविधता है। उसके बाद बताइए जो क्षेत्रीय विषमता, जो आर्थिक उन्नति में कुछ क्षेत्र पीछे रह गए, कुछ क्षेत्र आगे बढ़ गए। क्षेत्रीय विषमता, भारत में ये बहुत बड़ा क्षेत्रीय विषमता, नॉर्थ और साउथ डिवाइड आप देखेंगे, ईस्ट और वेस्ट डिवाइड देखेंगे, विभाजन देखेंगे। दक्षिण भारत तुलनात्मक रूप से ज्यादा विकसित है, पश्चिमी भारत तुलनात्मक रूप से ज्यादा विकसित है। आपको उत्तर और पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत कम विकसित है। बहुत सारे उसके कारण हैं। समुद्री इलाकों में इन्वेस्टमेंट इन जनरल ज्यादा आता है ना। प्लस ऐतिहासिक कारण भी, अंग्रेज भी चूंकि आए थे समंदर से, है ना, तो जो तटीय क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादा विकास हुआ है। और जो आपका उत्तर भारतीय क्षेत्र, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जब भारत आजाद हुआ तो भारत का जो साक्षरता दर था 10 से 11% था। कितना था? 10 से 11%। शहरीकरण भी 10 से 11%। उस समय केरल का साक्षरता दर 53%, 53 से 65, 53 से 60% के बीच में। हो सकता है कि थोड़ा डेटा में मैं ऊपर नीचे हूं, लेकिन 53% मुझे याद आ रहा है। तो 2011 या फिर उससे पहले 2001 की जनगणना में आप देखिएगा, बिहार केरल के बराबर साक्षरता दर में पहुंचा है 2001 में, 50-55% पे। केरल के बराबर कब पहुंचा है? 2001 में। और केरल वो 1947 में था। तब तो हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं कि केरल में 100% साक्षरता दर है, कि वो 80-80 में ही प्राप्त कर लिया। भारत का अभी शहरीकरण कितना है? अभी 2011 की जनगणना, नया जनगणना मत बोलना, क्योंकि बीपीएससी में पूछ चुका है 23 का जनगणना। अभी जो 2011 की जनगणना, क्योंकि वो सरकारी आंकड़ा है, कितना है बताइए? हाँ भाई, 1/3 है, 33% के आसपास, है ना। और आप जाइएगा यहाँ महाराष्ट्र में तो 40% से ज्यादा है, गोवा में और ज्यादा है, ठीक है। और जब बिहार में आएंगे तो वो 10 से 11% शहरीकरण है, मात्र 10 से 11%। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर 3% शहरीकरण। तो आप क्षेत्रीय असमानता आपको मैं समझाना चाह रहा हूं कि कितना ज्यादा है आर्थिक रूप से। तो उसके कारण क्या होता है कि जो कुछ क्षेत्र के जो, जैसे कि बिहार में स्पेशल राज्य बनाने का जो मांग चल रहा है, तो वो भी क्षेत्रीयता को बढ़ावा देता है। और क्या कारण है बताइए? बहुत बार केंद्रीय नीति का प्रतिरोध करने के लिए, जो मैंने हिंदी और नॉन हिंदी स्टेट्स के बारे में बताया, केंद्रीय नीति का प्रतिरोध किया जाता है। जैसे कर्नाटक में जो हिंदी में जितना जो लिखा हुआ था स्टेशन पे या फिर मेट्रो पे, सबको मिटा दिया गया, है ना। और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, देखिए जब लोकतंत्र में क्या होता है कि नेता भी क्या करे, क्योंकि इतने खर्चे हैं, उनको सबसे आसान रास्ता चाहिए जीतने के लिए, सबसे आसान रास्ता चाहिए। तो किस आधार पे लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, मोबिलाइज कर सकते हैं, वो आसान रास्ता क्या हो सकता है? तो एक मिल जाता है धर्म, है ना। इसीलिए सांप्रदायिकता लगातार रही है, आजादी के पहले भी और बाद भी। आजादी के पहले भी जो आप सांप्रदायिकता देखिएगा, उसके पीछे पॉलिटिकल कारण ही था, चुनाव ही था। 1909 के बाद आपको सांप्रदायिकता देखिएगा चुनाव के संदर्भ में और वो बढ़ता गया, क्योंकि एकजुट करने का सबसे आसान रास्ता है धर्म। हम लोग धार्मिक लोग हैं। उसके अलावा और क्या है बताइए? भाषा भी है, लेकिन सबसे कठोर हम बोल रहे हैं जिसके आधार पे पूरा आपके आइडेंटिटी से जुड़ा हुआ है। जाति धर्म से बड़ा है वो। आप अपना धर्म भूल जाएंगे, जाति नहीं भूलेंगे। भारत का जो समाज है उसका सबसे बड़ा विशेषता है जाति व्यवस्था, जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है।
ये वो भी कठोर जाति व्यवस्था। लाख वो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, अगर अरेंज मैरिज करेगा तो उसी जाति में करेगा, है ना। ये आज भी खूब देखने को मिलता है। लव मैरिज में तो ना कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई लिंग, है ना। तो जाति, इसलिए आप देखिएगा जाति के आधार पे खूब आपका मोबिलाइजेशन होता है, वोट बैंक बनता है। उसके बाद संप्रदाय के आधार पे होता है। अब ये दोनों से थक गया है, मान लो सारा वोट बैंक बन चुका है, अब नया कुछ चाहिए, तो क्या कर देगा, भाषा के आधार पे बना देगा, स्थानीय वर्सेज बाहरी, के मूल निवासी वर्सेज बाहरी बना देगा। होगा कि नहीं। तो जब भी नेशनल पार्टी, इन जनरल नेशनल पार्टी आपको भाषा के आधार पे या फिर ये स्थानीय रिसोर्स के आधार पे, इस सब आधार पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती। क्यों, अगर एक जगह करेगा दूसरी जगह फंस जाएगा। तो जो अभी नेशनल पार्टी है उस सब आप देखिएगा, ये सब भूमिपुत्र की अवधारणा और ये सब नहीं उठाएगा। लेकिन उस राज्य में अगर नेशनल पार्टी की सत्ता है, उस राज्य में किसी जो अभिजात वर्ग है उसको उठना है, सत्ता में आना है, तो उसके लिए क्या, उसके पास सबसे अच्छा तरीका कौन सा है बताइए, उस राज्य के लोकल ऐसा मुद्दा उठाओ कि सब लोग यूनाइट हो जाएं। तो यहाँ तो भाषा है या संसाधन का आवंटन है, उस राज्य की बात है, उसमें हर जाति हर धर्म एक साथ आ जाएगा, तो फायदा ही फायदा है। तो ये पॉलिटिक्स भी, जो राजनीतिक लामबंदी भी, ये क्षेत्रवाद को बढ़ाता है। क्षेत्रवाद के कारण राजनीतिक लामबंदी होता है और राजनीतिक लामबंदी के कारण क्षेत्रवाद, एक साइकिल चलता रहता है। तो जितनी भी आप क्षेत्रीय पार्टियां देखेंगे वो क्षेत्रवाद के कारण उभर के सामने आई। और बताइए, और कोई आपकी तरफ से पॉइंट हो क्षेत्रवाद के लिए। सांस्कृतिक विविधता इसी में बात कर लिए, है ना, मंजूर, इसी में बात कर लिए। अब सीधे हम लोग आते हैं, हाँ वो भूमिपुत्र में देखेंगे, वही भूमिपुत्र में देखेंगे भाई, ठीक है। अब ये सीधे क्षेत्रवाद का जो रूप जिस पे आज डिस्कस करना है वो है भूमिपुत्र की अवधारणा। भूमिपुत्र की अवधारणा क्या होता है, कोई बताएगा, बताइए। विशेष रूप से होना, हम बताए हैं, आज ही बताए हैं, प्रथम अधिकार, एकमात्र नहीं, क्या प्रथम अधिकार। ये नहीं कहता है, मुख्य रूप से डिमांड नहीं है कि जो प्रवासी हैं सबको भगाओ, डिमांड है कि भाई पहले रोजगार में यहाँ के लोग खप जाएं, सबको संसाधन मिल जाए, कुछ अगर बचेगा तो फिर आप ले जाइए, ठीक है। मतलब प्रथम अधिकार, भूमिपुत्र की अवधारणा, सन ऑफ सॉइल, मतलब इस भूमि का जो पुत्र है, यहाँ का जो मूल निवासी है, उसको यहाँ के संसाधन, यहाँ की नौकरियों पे सबसे पहला अधिकार होना चाहिए, प्रथम अधिकार होनी चाहिए। ये आपको 1960-70 के दशक में आपको महाराष्ट्र में शुरुआत होता है, शिवसेना के उभार के साथ। आपको उस समय स्टार्टिंग उत्तर भारतीय राज्यों के खिलाफ नहीं, आपको देखिएगा उस समय जो कुछ दक्षिण भारत, खासकर मलयाली लोग जो थे, तो वहाँ काफी थे, मुंबई में बिजनेस में भी काफी आगे थे, उनके खिलाफ पहले शुरू हुआ था। नारा मैं यहाँ नहीं बोल सकता हूँ, थोड़ा अच्छा नारा नहीं है, तो उनके खिलाफ प्रारंभ हुआ था। जब उनका धीरे धीरे वहां से पलायन हो गया, भाई कोई बोझ बंग नहीं बचा, है ना, तो फिर अब उत्तर भारत से बड़े स्तर पे मुंबई में लोग जाने लगे, है ना। आपको खासकर 90 के बाद उत्तर भारत से बड़े स्तर पे मुंबई में, उससे पहले उत्तर भारतीय लोग बहुत ज्यादा कोलकाता में जाते थे रोजगार के लिए, है ना। लेकिन कोलकाता में क्या हुआ कि कोलकाता का भी पतन हुआ इंडस्ट्रियल शहर के रूप में, और इधर मुंबई का क्या हुआ, उदय हुआ, और मुंबई में लोग जाने लगे। अब वो मुद्दा मिल गया,
तो उत्तर भारतीयों, भैया जी के खिलाफ, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो प्रारंभ हुआ कि पहले, और सबसे इंडस्ट्रियलाइज्ड राज्य के रूप में महाराष्ट्र निकला, और पूरे महाराष्ट्र में एक ही भाषा बोला जाता है। तो भाई यहाँ जो मराठी भाषी लोग हैं उनका पहला अधिकार होना चाहिए संसाधन पे, है ना। 1960-70 के दशक में ही आपको असम में प्रारंभ हुआ, जब बड़े स्तर पे बांग्ला भाषी लोग पलायन किए, या तो पश्चिम बंगाल से या फिर बांग्लादेश से। कहाँ? असम में। और बांग्ला भाषी लोग इन जनरल थोड़ा ज्यादा पॉलिटिकली आगे थे, वहां असम में ट्राइब्स ज्यादा था, तो उनके संसाधन पे बहुत ज्यादा उनको संसाधनों का दिक्कत हुआ, रोजगार में दिक्कत आने लगा, तो वहां बड़े स्तर पे आंदोलन हुआ भूमिपुत्र के लिए, है ना। समझ पा रहे हैं? तो ये सब दो क्लासिकल एग्जाम्पल है जो आप भूमिपुत्र की अवधारणा में दे सकते हैं। लेकिन अब समय के साथ भूमिपुत्र की अवधारणा का भी स्वरूप बदलता है। कैसे? जब प्रारंभ हुआ तो देखिएगा भाषा के आधार पे था। मराठी भाषी लोग, असमी भाषी लोग, उनका प्राथमिक अधिकार है। इसमें मराठी भाषी में किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी लिंग के हो, उनका प्राथमिक अधिकार है। ये नहीं कि मराठी हिंदू को पहले मिलेगा, मराठी क्रिश्चियन को पहले मिलेगा, नहीं, मराठी भाषी को, भाषा को प्रमुखता दिया गया। असम में भी यही था। लेकिन आप देखिएगा स्वरूप अब बदल रहा है भूमिपुत्र की अवधारणा में। कैसे? कर्नाटका में किसको मिलेगा? कन्नड़ भाषी लोगों को मिलेगा। यहां भाषा आप देख लिए, है ना। हरियाणा में हरियाणवी बोलने वाले को मिलेगा, हरियाणा के मूल निवासी, उसमें भाषा नहीं है, इसमें भाषा नहीं है। भाई हरियाणवी जो भाषा बोल रहा है हिंदी, वही भाषा तो इधर मिलता जुलता आपको वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर और ये सब में। अब जो गाना है जितना हरियाणवी, अब तो लोग बिहार तक सुनते हैं, डांस करते हैं, अब बोल भी लेते हैं। तो भाषा के आधार पे नहीं था वो, किस आधार पे है वो? चाहे वो हिंदी बोलने वाले हो, कन्नड़ बोलने वाले हो, चाहे तमिल बोलने वाले हो, पंजाबी बोलने वाले हो, उनको पहला अधिकार नहीं मिलेगा। 75% आरक्षण कर दिया निजी क्षेत्र में, किसके लिए? हरियाणा के मूल निवासी के लिए, है ना। तो ये भी भूमिपुत्र का एक आप देखिएगा अवधारणा है, ठीक है। उसी प्रकार से पश्चिम बंगाल में बात चल रहा है, तो वहां बांग्ला भाषी नहीं, पश्चिम बंगाल के लोग जो रहने वाले लोग, वहां पे आपको गोरखा भाषा भी बोलने वाले लोग पश्चिम बंगाल में, सिर्फ बांग्ला भाषी लोग ही नहीं। और असम का या त्रिपुरा का बंगाली आदमी आ जाए पश्चिम बंगाल में, उसका नहीं, पश्चिम बंगाल के लोग की बात चल रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? अरे बोलिए। तो भूमिपुत्र की अवधारणा में मुख्य रूप से तो भाषाई तत्व था। इसमें आपको मैंने पृष्ठभूमि बताया, ये किस कारण से क्षेत्रवाद का ये रूप लेता है, कारण क्या है। एक तो कारण है कि बड़े स्तर पर प्रवासी का आना, अप्रवासी, इसके कारण क्या होता है? बड़े स्तर पे प्रवासी आया, बिहार के लोग जो बड़े स्तर पे महाराष्ट्र में गए, तो उससे क्या होगा? वहां का जो लोकल महाराष्ट्र में रहने वाला व्यक्ति है, वो अगर घर में झाड़ू पोछा लगाने के लिए महीने का 3,000 मांग रहा है, तो बिहार का क्या कहेगा? 2,000 में कर देंगे। जहां भी बड़े स्तर पे प्रवासी आते हैं, वहां श्रम का मूल्य कम हो जाता है। ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है, अमेरिका में भी चल रहा है नेशनलिज्म। वो तो खैर अलग कंटेक्स्ट है, मैं यहाँ डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। सीरिया से लोग भाग के खूब सारे टर्की में गए, वहां तुर्क लोग परेशान हो गए क्योंकि इतना सस्ता पे काम करने लगे, क्योंकि लाइफ को मेंटेनेंस के लिए उनको बहुत कम, उनको बस खाना चाहिए।
वैसे ही बिहार के लोग जब कोलकाता गए बड़े स्तर पे बहुत सस्ता श्रमिक के रूप में काम करने लगे। बिहार में रह के उनको 5,000 रुपये महीना ना मिले, वहां 15 मिल रहा है। अब पश्चिम बंगाल के लोगों को 25 चाहिए, और जो प्रवासी है ज्यादा अच्छे से काम करता है, उसको हमेशा डर रहता है कि निकाल देगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जो फैक्ट्री भी है वो प्रवासी को लेना ज्यादा चाहती है कि ज्यादा यूनियनबाजी नहीं करेगा, तो प्राथमिकता प्रवासी को देता है। और ये भी समझ जाओ कि बड़े स्तर पे दो तरह के श्रमिक माइग्रेट करते हैं, एक तो अकुशल और दूसरा कुशल। जो भूमिपुत्र की अवधारणा है, इसमें जो आंदोलन होता है, इसमें जो लामबंदी होता है, उसमें आप देखिएगा अकुशल श्रमिकों का भीड़ होगा, क्योंकि उनको बहलाना फुसलाना ज्यादा आसान है। उनको ये विश्वास दिलाया जाता है कि तुम्हारे नौकरी इसलिए गई है क्योंकि बड़े स्तर पे प्रवासी आए हैं। जो हाईली स्किल्ड पीपल है उसके खिलाफ आप नहीं देखिएगा। हरियाणा में भी जो ये 75% आरक्षण की बात थी, वो 30,000 रुपए से कम वाले रोजगार में था। उससे ऊपर हाई, क्योंकि गुड़गांव में बहुत ज्यादा आईटी सेक्टर है ना, और सबका पैकेज है साल का 50 लाख 40 लाख 30 लाख। उसमें थोड़े ना रखोगे भूमि, हरियाणा में उतने लोग मिलेंगे ही नहीं आईटी सेक्टर में काम करने वाले। ये किसके लिए था? अकुशल श्रमिक के लिए। और मजेदार बात यह भी है कि कुशल श्रमिक आने वाला नहीं है प्रोटेस्ट में है ना, उनको अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करना है। देखते हो जो आदमी पैसा वाला होता है ज्यादा जाता है इसमें चुनाव प्रचार और इसमें जाता जाता है क्या? हाँ, बशर्ते कि खुद परिवार का कोई लड़ ना रहा हो, है ना। तो अकुशल श्रमिक ही आपका झंडा उठाएंगे। तो इसलिए फोकस भी वहां होता है, और यूनियन के रूप में भी वहां पे लामबंदी अकुशल श्रमिक में ज्यादा होगा, उनको बहलाना फुसलाना भी ज्यादा आसान है। तो अकुशल श्रमिक और बताइए, जो उसी राज्य का जो पिछड़ा वर्ग होता है, जब वो शिक्षा ग्रहण करता है, अब उसको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी। अकुशल श्रमिक नहीं है वो, तो सरकारी नौकरी चाहिए। तो संसाधन में पहला हक जताने के लिए फिर वो क्या करता है? भूमिपुत्र की अवधारणा को सपोर्ट करता है। दूसरा चीज कि बड़े स्तर पे जो अभी भारत में देखा जा रहा है, अभी खासकर पढ़े लिखे बेरोजगार, पढ़े लिखे बेरोजगार जो मजदूरी भी नहीं कर सकता है, कलम उठा के आदत पड़ गया है मोबाइल उठाने का, वो फावड़ा और कुदाल नहीं उठा सकता है ना। तो पढ़ा लिखा जो बेरोजगार है वो हमेशा सपोर्ट करेगा भूमिपुत्र की अवधारणा को, है ना, इस क्षेत्रीयता को। मूल रूप से शुरुआत कहां से होता है? अकुशल श्रमिक से। पढ़े लिखे बेरोजगार को बुलाओगे रैली में तो बाइक चाहिए, लेकिन ये तो अपना झंडा उठा के बस खाने पे आपके पास आ जाएगा। उसके अलावा जो मैंने कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो वहां का अभिजात वर्ग है उसको सत्ता में काबिज रहना है। नेशनल पार्टी नेशनल मुद्दा उठा रही है, वो लोकल मुद्दा उठाएगा, तभी वो उसको फायदा होगा। तो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा जो वहां के लोगों को ये विश्वास हो जाता है, भले ही गलत ही क्यों ना विश्वास हो, कि राज्य के बजट पे ये प्रवासी व्यक्ति बहुत ज्यादा डेंट मार रहा है, बहुत ज्यादा बजट का इन पे खर्च हो रहा है जो हम पे खर्च होना चाहिए। समझ पा रहे हैं आप बात? ये भी एक बहुत बड़ा दिक्कत है, आर्थिक कारक। उनको लगता है कि राज्य का जो बजट है उस पे प्रवासी भी काफी ज्यादा सुविधा ले रहा है, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, है ना, उसको अनाज मिल रहा है, तरह तरह का
सब्सिडी मिल रहा है, तो प्रवासी को भी मिल रहा है, तो टैक्स कौन पे कर रहा है? तो हम लोग पे कर रहे हैं, वहां के मूल निवासी ये भी ले रहा है। ये भी एक भावना उनमें आ जाती है। और सबसे बुरी स्थिति होती है जब आर्थिक मंदी की स्थिति होती है, तो ये प्रतिस्पर्धा और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आर्थिक मंदी में नौकरियां कम हो जाती है। समझ गए ना? तो यही सब भूमिपुत्र की अवधारणा के मुख्य रूप से कारण है। जब अच्छा, कारण हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, इसका प्रभाव क्या है? भूमिपुत्र की अवधारणा का समाज पे क्या प्रभाव पड़ता है? एक तो भैया राजनीतिक प्रभाव है इसका। क्या है राजनीतिक प्रभाव, बताइए? एक तो राजनीतिक प्रभाव है। राजनीतिक प्रभाव क्या क्या हो सकता है? आपकी तरफ से पॉइंट्स आना चाहिए। वेरी गुड। मतलब जो रियल मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे हैं, वो क्या होते हैं? पीछे हट जाते हैं। तो विकास के मुद्दे, फ्रीबीज का यहाँ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। फ्रीबीज की कहाँ बात चल रहा है? आपका भूमिपुत्र की अवधारणा जब आपका राजनीति का मुद्दा रहेगा, चुनाव का मुद्दा रहेगा, संसाधन उतना ही है, प्रवासी कुछ ले भी लिए, जबकि वो भी तो टैक्स पे कर रहे हैं। आपको पहले ये कॉन्सेप्ट समझा दें, दुनिया में जो विकसित देश या भारत में जो समृद्ध राज्य है, आप देखिएगा वहां प्रवासियों के कारण है। तो अजीब सा बात, दिल्ली तो प्रवासियों का शहर है। दिल्ली का मूल निवासी कौन है? प्रवासी। दिल्ली का मूल निवासी कोई नहीं। अच्छा, भाई हर जगह कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी आया होगा, 5000 साल पहले, 2000, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। मैं ये 100 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ। 50 साल, चलो 100 साल बहुत होता है, 50 साल के अंदर की बात कर रहा हूँ। दिल्ली में तो सबके सब प्रवासी हैं। बहुत बड़ा वर्ग पाकिस्तान से प्रवास किया है, अब बहुत बड़ा वर्ग आसपास के राज्य, और चूंकि नेशनल कैपिटल है तो पूरे देश से प्रवास किया है। आप पढ़ने के लिए प्रवास किए, है ना? हम पढ़ाने के लिए, हम भी आए थे पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ाने लगे, प्रवास किए। तो देखिएगा आप, दिल्ली इसलिए बढ़िया एग्जाम्पल इसलिए नहीं है क्योंकि यहां सिर्फ प्रवासियों का जनसंख्या है। लेकिन जब आप मुंबई को देखिएगा, तो मुंबई में काम की क्वालिटी, आप कारपेंटर बुलाइए, प्लम्बर बुलाइए, और दूसरे शहर जहां प्रवासी ज्यादा नहीं है, आकाश जमीन का अंतर होगा। ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से मुंबई में आपको सर्विस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो अकुशल श्रमिक के साथ साथ बहुत सारे कुशल श्रमिक भी विभिन्न क्षेत्रों से ज्यादा पैसा कमाने के लिए आते हैं। बिहार से कुशल श्रमिक भी गए होंगे मुंबई में, है ना? और उनको घर पे पैसा भेजना है, ज्यादा एफिशिएंटली, ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। राजस्थान हम गए घूमने, इवन हरियाणा जब गए थे, मेरी एक फ्रेंड आईपीएस बनी थी, तो उसके उनके पापा बता रहे थे कि जितना जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब बिहारी सैनिक है, हमले की जो टेंडर लेता है सब बिहारी है। मतलब क्यों? हरियाणा में इतना बेरोजगारी है, तो कोई इतना काम नहीं करता, कोई इतना एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करता है, प्लस 200 रुपए ज्यादा लेगा मजदूर। समझ पा रहे हैं? तो हर जगह पे जो प्रवासी होते हैं ज्यादा अच्छा काम देखा गया है करते हैं, तो उस जगह को ऊपर उठाते हैं, उस जगह की इकोनॉमी को ऊपर उठाते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि दिल्ली प्रवासियों का शहर है, उसी प्रकार से अमेरिका प्रवासियों का देश, कनाडा प्रवासियों का देश। अमेरिका में जैसे, अब देश के संदर्भ में तो पुरानी संस्कृति भी तो देखोगे, तो अमेरिका में कोई संस्कृति पुरानी नहीं है, जो था उन लोगों को तो लगभग मार दिए वो लोग। तो जो बहुसंख्यक है वो यूरोपियन है, पिछले 300 400 500 साल में गया है, इसलिए ज्यादा वहां किला उला आपको नहीं मिलेगा, फोर्ट वोर्ट, वो लोग फोर्ट देखने यहाँ आते हैं, कोई पुराना संस्कृति ही नहीं।
तो एक तो माइग्रेंट्स आए, उसके बाद अभी भी दुनिया का बेस्ट सबसे स्किल्ड माइग्रेंट्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अमेरिका। इसीलिए और वही माइग्रेंट्स के बल पे सबसे ऊपर है अमेरिका, क्योंकि इंडिया का सबसे स्किल्ड, चाइना का सबसे स्किल्ड, सब लोग वहीं चले गए और उस देश की इकोनॉमी को ऊपर उठा रहे हैं, है ना। समझ पा रहे हैं मेरी बात। लेकिन अब तुर्की है तो वहां माइग्रेंट्स बड़े स्तर पर चला गया, सीरिया का, वो सब बहुत ज्यादा स्किल्ड नहीं है, सीरिया की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नहीं उठाएगा। तो जो अभी डिबेट चलता है अमेरिका और चाइना के कॉन्सेप्ट में कि बहुत सारे विशेषज्ञ कहते हैं कि अमेरिका ऊपर ही रह जाएगा हमेशा के लिए, चाइना उसको बीट नहीं कर पाएगा। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी स्किल्ड माइग्रेंट्स चाइना जाना नहीं चाहता है। एक तो कल्चरल शॉक है, और उससे बड़ा शॉक है कि वहां गए, ज्यादा बोलने का तुमको आदत है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां जाके एक बार बोल के दिखा दो, जेले में रह जाओगे, है ना। यहां से तुम गए वहां भी यहां से ज्यादा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहाँ है, यूरोप और अमेरिका में। कल्चरल शॉक नहीं लगता है। अब कोई भी पैसा वाला होगा, कल को आपको 100 करोड़ हो तो आपको अगर बसना हो तो आप अमेरिका जाइएगा, जर्मनी जाइएगा या चाइना जाइएगा, नॉर्थ कोरिया नहीं। तो दुनिया का लगभग स्किल्ड और अमीर व्यक्ति पलायन कर रहे हैं अमेरिका की तरफ। आप देखिए चाइना के भी अमीर व्यक्ति धीरे धीरे कहां जा रहे हैं, अमेरिका की तरफ। हांगकांग के तो भाग गए लगभग। तो जो देश, जो क्षेत्र सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स को, अनस्किल्ड स्किल्ड दोनों तरह के माइग्रेंट्स होना चाहिए, अट्रैक्ट करता है, वो क्षेत्र को ऊपर जाना ही है, पूरा इतिहास गवाह है। बिहार में भूमिपुत्र की अवधारणा क्यों नहीं है? ना रोजगार है, ना संसाधन है, ना कोई बाहरी लोग हैं, है ना, सब बिहारी ही हैं। भूमिपुत्र की अवधारणा क्या करोगे जब आपके यहाँ माइग्रेंट्स आ ही नहीं रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज नहीं, माइग्रेंट्स नहीं आ रहा है। आपके यहाँ के स्किल्ड लोग तो आपके राज्य से बाहर जा रहे हैं। पढ़ाने में हम जो भी हो, तो एक शिक्षित व्यक्ति बाहर चला गया, ऐसे ही लगभग लोग बाहर निकल गए, 12th के बाद बाहर निकल जाते हैं बिहार से। तो बिहार कैसे ऊपर जाएगा जब तक वहां स्किल्ड पढ़े लिखे लोग वापस ना जाएं? बिहार कुछ भी कर लो ऊपर नहीं जा पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि सबसे बड़ा संसाधन कौन सा है, मानव संसाधन। और जहां मानव संसाधन जाएगा वहां पे तो वो क्षेत्र अच्छा करेगा ही। समझ पा रहे हो? तो एक तो विकास के मुद्दे पीछे हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में तो वहां के लोगों को फायदा होता है, अगर भूमिपुत्र की अवधारणा रहती है तो उन लोगों का, वहां के लोग को बड़ा फायदा होता है। राजनीति में सत्ता है, कुछ रोजगार में आरक्षण मिल गया, लेकिन दीर्घकालिक दुष्परिणाम होता है। दीर्घकालिक रूप से वो पिछड़ जाता है क्षेत्र। कोई भी एमएनसी कंपनी आपके यहाँ इन्वेस्ट तभी करना चाहेगी जब उसको इंडिया का बेस्ट स्किल्ड वर्कफोर्स मिल सके। अगर आप नहीं देंगे, मुंबई में अगर वहां से लोग पलायन करना शुरू कर दिए और ये दूसरा क्षेत्र भोपाल या ये क्षेत्र बोलेगा कि आप मेरे यहाँ कीजिए, यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, तो सब लोग वहां इन्वेस्ट करेंगे। अभी गुड़गांव के केस में बोला जा रहा था कि अगर ये पॉलिसी रह गया तो लगभग इंडस्ट्री नोएडा शिफ्ट कर जाएगी। उत्तर प्रदेश को फायदा होने वाला था, वो तो सुप्रीम कोर्ट स्क्रैप कर दिया। हरियाणा की लगभग इंडस्ट्री कहाँ शिफ्ट कर जाती है, नोएडा, क्योंकि जैसे ही ये भूमिपुत्र की अवधारणा लागू होता तो वहां के लोग को जो अभी आवाज भी उठाते उनको रोजगार भी नहीं बचता हरियाणा के लोगों को। समझ पा रहे हैं? तो दीर्घकालिक दुष्परिणाम होता है। और बताइए, बिल्कुल ये राष्ट्रवाद के खिलाफ है कि नहीं, राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है कि नहीं? राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जाता है। तनाव में वृद्धि होती है, बहुत बार हिंसा होता है, जिस कारण से वंचित तबका जो होता है, जो खासकर अनस्किल्ड लेबर्स, उनका बहुत ज्यादा शोषण होता है। उनको और मार्जिन पे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि उनके पास पॉलिटिकल शक्ति भी नहीं है, वोट भी नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि इतनी जागरूकता नहीं है कि जल्दी अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लें। जबकि स्किल लेबर, स्किल के साथ कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा करोगे फ्लाइट पकड़ के कहीं और चला गया, है ना।
युगांडा के साथ क्या हुआ था पता है ना? युगांडा के साथ पता है ना क्या हुआ था? युगांडा एक देश है, वहां पे तनाशाह आया, ईदी अमीन, उसने सीधे कहा कि जो जितने भी एशियन लोग हैं, एशियन में इंडियन पाकिस्तानी थे, यहां से निकल जाए 1970 के दशक में, और आप अपने साथ कुछ तो था कि $100 बस ले आ सकते हो, और सारी संपत्ति छोड़ के निकलनी है यहाँ से। वहां युगांडा का 3% आबादी थी मात्र, कौन? एशियन, जिसमें मुख्य रूप से गुजराती थे, अब गुजराती थे, हाँ। 3% आबादी थी, और वहां का 94% टैक्स पे करता था ये एशियन। स्किल था बिजनेस चलाने का। सब लोग छोड़ के गया, ईदी अमीन सब वहां के लोकल लोगों को बांट दिया, उसका शॉप और ये सब कोई चला ही नहीं पाया, देश 50 साल पीछे चला गया। आज फिर बुला रहा है, आ जाओ। उनको क्या था, फ्लाइट पकड़ के चले गए, दिक्कत तो हुआ। आज यहाँ ब्रिटेन में बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए सब लोग, सब ब्रिटेन ही गए, इंडिया नहीं आया कोई, है ना? तो इसीलिए प्रवासी को आप ऐसे करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। समझ में आ रहा है? उसके बाद जो तनाव हुआ, उसके अलावा बहुत बार विखंडन की स्थिति आती है, देश से अलगाव की भी बात आ जाती है, जैसे उल्फा के केस में आसाम में आप ये देखते हो। क्षेत्रीय पार्टी का उदय होता है, वो अपने आप में बुरा चीज नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्षेत्रीय पार्टी का उदय तो हुआ लेकिन मुद्दे गलत चुनता है ना? तो फिर उस क्षेत्र का फिर विकास नहीं हो पाता है। तो सिर्फ नकारात्मक ही प्रभाव है, सन ऑफ सॉइल को आपको ऑब्वियसली सपोर्ट नहीं करना है, इस क्षेत्रवाद को। अब बताइए कि क्या आगे की राह होनी चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए? आपकी तरफ से कोई पॉइंट आना चाहिए, बताइए। क्या आगे की राह होनी चाहिए? चंद्रपाल, कितना फैलाओगे जागरूकता? सबसे पीछे ये पॉइंट आना चाहिए जागरूकता फैलाने का। है क्या सीमा तक लागू? देखिए, भूमिपुत्र की जो अवधारणा है वो तो भैया आपके संविधान के आर्टिकल 19 के खिलाफ है, जहां पे पूरे देश का व्यक्ति कहीं भी जाके अपना क्या कर सकता है, रोजगार कर सकता है, विचरण कर सकता है। तो मौलिक अधिकार के खिलाफ, इसलिए आपको खिलाफ जाना है, एक सीमा तक लागू नहीं करना है। किसको विकास के? महाराष्ट्र को? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है संतुलित विकास। क्या है? जो पिछड़े क्षेत्र हैं वहां पे, जैसे कि पहले पॉलिसी अपनाया भी जाता था कि पिछड़े क्षेत्र में अगर स्टील प्लांट लगाएंगे तो वो पूरा क्षेत्र विकसित होगा। तो अभी वो आईआईटी, आईएम जैसे इंस्टीट्यूशंस या फिर आपको स्टील प्लांट फैक्ट्री जो गवर्नमेंट लगवाती है, तो पिछड़े क्षेत्र में बिल्कुल वो चीज कर सकती है। देखिए, प्रवासन अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड प्रवासन बहुत बुरा है। ये दोनों जगह को गलत तरीके से प्रभावित करते हैं। एक जगह से ब्रेन ड्रेन हो जाता है, बिहार से सब लोग उठ के चले गए, और एक जगह बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है आपके संसाधनों पे। तो अगर संतुलित विकास होगा, सभी क्षेत्रों पे ध्यान दिया जाएगा, इंडस्ट्रीज लगाई जाएगी, तो इतना बड़े स्तर पे प्रवासन नहीं होगा। अब क्या है कि बड़े स्तर प्रवासन, जो प्रवासी होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई शहरी क्षेत्र में जाके रोजगार मिलेगा, महाराष्ट्र के गांव में जाके तो रोजगार इन जनरल लोग जाते हैं, लेकिन इन जनरल नहीं जाएंगे। पंजाब में लोग गांव में ही जाते हैं, है ना? लेकिन इंडस्ट्रियल कोई राज्य है तो वहां कहाँ जाएंगे? शहर में जाएंगे लोग रोजगार के लिए, बिहार के, यूपी के, या गांव में जाएंगे? शहर में जाएंगे। तो शहर में मलिन बस्ती बड़े स्तर पे बढ़ने लगता है। तो इसलिए भारतीय शहर का जो विकास हुआ है वो अनियंत्रित और बेतरतीब हुआ है। ये शब्द यूज किया हुआ है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट में, है ना? जिस कारण से अनेकों प्रॉब्लम हम लोग को फेस करना पड़ रहा है हर जगह। तो अगर संतुलित विकास होगा, शहरीकरण सब जगह होगा,
आप ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा देंगे, ग्रामीण क्षेत्र में शहरी सुविधा, अच्छे स्कूल, अच्छे हॉस्पिटल, तो वहां भी जो इतने बड़े स्तर पे ग्रामीण क्षेत्र से शहर की ओर पलायन होता है कम होगा। और बताइए, सामाजिक समावेशन, उससे क्या होगा? तो यही तो है संतुलित विकास। हाँ बिल्कुल, सुशासन और कानून व्यवस्था हमें मजबूत करना होगा ताकि कोई इसका मिसयूज करके हिंसा ना करे, है ना। जो वंचित तबका, जैसे कोई रेहड़ी पटरी वाला है, मतलब जो ठेला पे सब्जी लगा रहा है, प्रवासी है, आप महाराष्ट्र में बहुत बार देखोगे उन पे अटैक हो जाता है, उनका पूरा जमा पूंजी तो बर्बाद हुआ ही, उन पे भी अटैक हो गया। तो कानून व्यवस्था, तो भाई रूल ऑफ लॉ तो आपका मेंटेन रहना चाहिए। और बताइए, एक तो बिल्कुल, एक तो सहकारी संघवाद, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि हर एक राज्य को और अधिक स्वायत्तता मिले और अपने संसाधन का किस रूप में उपयोग करना है वो अपना निर्धारण खुद करे। जो बहुत ज्यादा केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जब भी होती है ना, तो क्षेत्रवाद बढ़ेगा, क्योंकि केंद्रीय सत्ता के खिलाफ आवाज उठेगा, और जितना ज्यादा आपका क्षेत्रवाद बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो कुछ फॉर्म भूमिपुत्र की अवधारणा का स्वरूप भी ले सकता है और अलगाववाद का भी स्वरूप ले सकता है। तो भाई एक सहकारी संघवाद में राज्यों को कुछ हद तक स्वायत्तता देने, खासकर वित्तीय स्वायत्तता देने की आवश्यकता है। और बताइए, तो कैसे करेंगे आप? नहीं, अलगाववाद में तो समझ में आता है कि भाई संविधान के दायरे से बाहर है, लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ के लोगों को पहला हक होना चाहिए, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आएगा, कोई हिंसा नहीं भड़का रहा है, ठीक है ना। तो और क्या हो सकता है बताइए? अरे तो वही है आर्थिक समावेशन, वही है। हाँ? परिभाषा कुछ ऐसा विशेष है नहीं, नहीं तो एक संकल्पना है जो हम लोग, कहीं पे आपका कोई कानून में नहीं लिखा हुआ परिभाषा, ठीक है। और कोई बताइए, आपकी तरफ से पॉइंट्स आना चाहिए। एक देखिए, विभिन्न मंच हैं, जो राजनीतिक पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, वो कहीं पे काबिज है, सत्ता पे है, जैसे कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, है ना। आपको आंध्र प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टी देखने को मिलेगा, सत्ता में काबिज है। ऐसे बहुत सारे राज्यों में होता है। तो जो नीति आयोग का प्लेटफॉर्म है या फिर अंतर्राज्यीय ये परिषद है, क्षेत्रीय परिषद है, इन सब जगहों पे काफी विवाद आप समाधान कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, जब पार्टी सत्ता से बाहर होती है, क्षेत्रीय पार्टी, उस समय तो एकदम उछल उछल के आपको भूमिपुत्र के संबंध में पूरा सपोर्ट करेगी, लेकिन जब सत्ता में आती है, जब खुद चलाना होता है, जब खुद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, देखिएगा डाइल्यूट हो जाता है, उस समय उनसे नेगोशिएशन ज्यादा आसान हो जाता है। तो इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है, जहां पे केंद्र और राज्य और विभिन्न राज्यों के बीच में क्या हो, सहयोग, ये समन्वय बढ़ाया जाए, उसको सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। खासकर यहाँ केंद्र सरकार का दायित्व आ जाता है कि नीति आयोग का प्लेटफॉर्म पे सब आए, बात करें। और बताइए। हाँ, तो जो राज्यों के मध्य विवाद जो होता है, तो वही प्लेटफॉर्म पे तो समाधान होगा। उसके अलावा जो सांस्कृतिक जो ये है आपका कूटनीति या फिर अंतर क्षेत्रीय गतिशीलता, मतलब अगर कल्चरल एक कल्चर का दूसरे कल्चर का समागम हो विभिन्न माध्यम से, जैसे छात्र, बिहार के छात्र यहाँ गए, महाराष्ट्र गए, केरल के छात्र उत्तर प्रदेश में आए, नवोदय विद्यालय में आपको बहुत सारा ये चीज देखने को मिलता है। इसमें जब छात्र एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, चाहे खेल के माध्यम से, जब नेशनल गेम होता है, तो बड़े स्तर पे छात्र दूसरे राज्य में जाते हैं। इस सब का बहुत महत्व है। जो जैसे कि मेरा फ्रेंड है यहाँ पे यूपी में नवोदय विद्यालय में था, वो लोग केरल गया था, तो केरल के बारे में जितना स्टीरियोटाइप था सब उनका समाप्त
हो गया, है ना, मलयाली बोलने लगा है वो, हाँ भाषा सीख लिए। तो ये इस तरीके के कल्चरल प्रोग्राम्स, कल्चरल ट्रांजेक्शन होने बहुत जरूरी है, ठीक है। लॉन्ग टर्म इसका इफेक्ट बहुत अच्छा होता है, खासकर स्कूल प्रोग्राम, स्पोर्ट्स प्रोग्राम। और बताइए। हाँ क्या है ये? हम्म, बहुत अच्छा है तो, बिल्कुल। हाँ तो सरकार जो, वही तो मैंने बताया कि सरकार जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रही है उसमें ये नहीं हो, संतुलन होना चाहिए, है ना, हर एक क्षेत्र में होना चाहिए। आप देखिएगा जितना SEZ है लगभग दक्षिण भारत में है और वेस्टर्न भारत में है, पूर्वी और उत्तर भारत में आपको कम देखने को मिलेगा। बिहार में कितना SEZ है, जबकि 15 करोड़ आबादी है, कुछ दिन बाद यूपी को पीछे कर देगा। तो आप समझ गए ना। तो ये कॉन्सेप्ट छोटा है, भूमिपुत्र की अवधारणा हम लोग एक पैराग्राफ में पढ़ते हैं, आज मैंने डिटेल में पढ़ाया है, इससे ज्यादा आपको जानने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है पंकज, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं 10 मिनट का, उसके बाद हम लोग फिर से यूनिवर्सल हेल्थ केयर, वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है, ज्यादा उसमें इंफॉर्मेशन हम शेयर करेंगे। थैंक यू।